नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज महम के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस लेना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ़िज़िक्स पढ़ाने का ये एक छोटा सा और विनम्र सा प्रयास है। आशा है आप सबको पसंद आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करने से पहले मैं इस कोर्स के स्कोप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीएससी के जिस भी सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है वो सब विद्यार्थी इस कोर्स से बेनिफिट उठा सकते हैं। और यदि मैं एमडीयू की बात करूं तो एमडीयू के बीएससी के 5वें सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ाया जाता है, तो बीएससी के 5वें सेमेस्टर के एमडीयू के स्टूडेंट्स इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का इस्तेमाल पढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, जैसे कि एमएससी एंट्रेंस, जैम, नेट, गेट, अगर इन सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये पूरी सीरीज़ अगर बेनिफिशियल लगे तो वो भी देख सकते हैं। तो मैं आपका क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में एक बार स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड से हमें फेमिलियर होना चाहिए, वो वर्ड है क्लासिकल मैकेनिक्स। आपके सामने दो शब्द हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, एक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जब वो कुछ पर्टिकुलर फिनोमेनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तब हमें क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से नए सेट ऑफ रूल्स को बनाना पड़ा। तो क्वांटम और क्लासिकल दोनों के डिफरेंसेस को डिटेल से समझने से पहले हम एक छोटी सी एनालॉजी के माध्यम से समझना चाहेंगे कि एक तरह के रूल्स एक पर्टिकुलर जगह पे लागू होते हैं पर दूसरी जगह पे वही रूल्स लागू नहीं होते। इसको हम एक छोटे से नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। मान लीजिए एक इंडियन सोसाइटी है और एक अमेरिकन सोसाइटी है। अब दो अलग अलग समाज हैं तो दोनों के रूल्स और रेगुलेशंस भी डिफरेंट होंगे। हम यदि पर्टिकुलरली बात करें कि शादी के रूल्स, अगर हम शादी के रूल्स के बारे में बात करें तो इंडिया में शादी के रूल्स अलग तरह के होंगे और अमेरिका में शादी के रूल्स अलग तरह के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंडिया में शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले कास्ट देखी जाती है कि जिस कास्ट का लड़का है उसी कास्ट की लड़की होनी चाहिए। कास्ट एक फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है गोत्र, गोत्रों का मिलान होता है, ये गोत्र इस गोत्र में शादी कर सकता है, इस तरीके से गोत्र का भी एक रूल है। इसके अलावा ये भी आपने देखा होगा कि भारतीय समाज में एक मान्यता है कि एक बार शादी हो गई तो आपको उसको जीवन भर निभाना है, उसमें यू टर्न का कोई स्कोप नहीं है। हम तलाक को बहुत ख़राब मानते हैं। तो कहने का मतलब है इंडियन मैरिज सिस्टम में देयर इज़ नो यू टर्न। अब आप एक फैमिली को मानिए कि एक हरियाणवी फैमिली है जिसको सिर्फ इंडियन सोसाइटी के रूल्स की जानकारी है। ये फैमिली यहाँ अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे जैसे इस फैमिली के जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं तो इस परिवार के मुखिया उन बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। जब वो रिश्ता ढूंढने चलते हैं तो उन्हें ना तो वहाँ कास्ट मिलती है, ना वहाँ गोत्र का सिस्टम मिलता है।
वहाँ उनको समझ में आता है कि अमेरिका में शादियाँ अरेंज नहीं लव मैरिजेस होती हैं। ये तो इनको हो गया कि अरेंज मैरिज की बजाय यहाँ पे शादी का जो नियम है वो लव मैरिज का है। दूसरा, जब इन्होंने जैसे तैसे करके इस पहले वाले रूल को समझ के नए रूल को समझा, अपने बच्चों की शादी कर दी, फिर यहाँ पे क्या होता है इस समाज में, अमेरिकन समाज में, आप जीवन भर एक पार्टनर के साथ जीवन बिताने का कमिटमेंट नहीं करते हैं। हर 2, 4, 5, 10 साल आप पार्टनर चेंज करते हैं। औसतन 2, 3, 4 पार्टनर जीवन भर में आप बदलते हैं। तो जब इनके बेटे बेटियों ने शादी करके 5 साल बाद कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो वो भी इनको हजम होने वाली बात नहीं थी। वो भी एक भारतीय समाज की तुलना में अमेरिकन समाज में एक नया नियम था। तो यहाँ पे शादी के बाद यू टर्न का एक रूल है, वो एक या ऑप्शन है, वो अवेलेबल है। अब अगर ये फैमिली इंडियन रूल्स पे ही अड़ी रहती तो यहाँ पे अमेरिका में इनका जीना संभव नहीं था। तो मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि एक समाज को समझने के लिए या चलने के लिए जो नियम हैं, दूसरे समाज में वो नियम लागू नहीं होते। उस समाज में हमें डिफरेंट तरह के नियमों के साथ काम करना पड़ता है। जैसे ये 2 समाज हैं, ऐसे ही फिजिक्स में भी 2 तरह की सोसाइटी आप मान सकते हैं, एक मैक्रो लेवल पे और एक माइक्रो लेवल पे। अब हमें समझना है कि मैक्रो लेवल क्या होता है और माइक्रो लेवल क्या होता है। मैक्रो लेवल पे वो सारे फिनोमेना जिसको हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जैसे कि प्लेनेटरी मोशन, अगर सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर काट रही है, वो हमें दिख रहा है, हर रोज़ हम दिन रात होते हैं। इसके अलावा अगर हमने एक बॉल को थ्रो किया या एक बॉक्स को हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट मूव किया, ये सारे फिनोमेना जो हमारे चारों तरफ हो रहे हैं वो मैक्रो लेवल में कंसिडर होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक बॉल के मोशन का। और वो सारे फिनोमेना जो एटॉमिक लेवल पे होते हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, जो मोशंस एटॉमिक लेवल पे होते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये माइक्रो लेवल का फिनोमेना है। अब मैक्रो लेवल के जितने भी फिनोमेना हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहें न्यूटन के 3 लॉज का इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन के 3 लॉज आपको पता है, पहला इनर्शिया का, दूसरा F एक्सटर्नल इक्वल टू dp by dt, एंड थर्ड इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन तीनों लॉज को इस्तेमाल करके हम सारे फिनोमेना जो कि मैक्रो लेवल पर हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि एक बॉल पर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो उसका मोमेंटम कितना होगा हम ये बता सकते हैं। लेकिन न्यूटन के ये सारे नियम एटॉमिक लेवल या फिर माइक्रो लेवल पर लागू नहीं होते। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन पर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो उसका मोमेंटम कितना होगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे न्यूटन के लॉज फेल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें जो डिफरेंस है हमारा वो है मैक्रो लेवल पे हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली
मेज़र कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर एक बॉल को मैंने एक एंगल थीटा पे v वेलोसिटी देकर फेंका है, तो हम 1 सेकंड बाद ये बॉल किस पोजीशन पे होगी और इसका मोमेंटम क्या होगा, ये दोनों बात साइमल्टेनियसली मेज़र कर सकते हैं और एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। पर ये सारी बातें हमारी माइक्रो लेवल पर लागू नहीं होती। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली और दोनों को एग्जैक्टली नहीं नाप सकते। यहाँ पे इस एरर ऑफ मेजरमेंट कितना है, इसके लिए हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी और इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है जो बेसिक डिफरेंस है आपका मैक्रो और माइक्रो वर्ल्ड में। मैक्रो वर्ल्ड में आपकी एनर्जी कंटिन्यूअस होती है और माइक्रो में एनर्जी डिस्क्रीट होती है। अब एनर्जी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ये दो वर्ड्स हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। इन दोनों वर्ड्स में क्या अंतर है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप मान लीजिए कि एक पौधे को पानी दे रहे हैं, पानी अगर पाइप से दे रहे हैं तो उस पौधे की जड़ में पानी कंटिन्यूअसली पड़ रहा है, वो हमारा कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। अगर इसी के अल्टरनेटिव हम उस पौधे में एक मग से पानी डाल रहे हैं, तो एक मग डाला, फिर दूसरा मग डाला, फिर तीसरा मग डाला, तो किन्हीं भी दो मग द्वारा पानी डाले जाने में बीच में कुछ अंतर आता है, वो लगातार पानी नहीं डल रहा होता। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोसेस। अब इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक डिजिटल करेंसी है और एक कैश करेंसी है। कैश करेंसी जो हमारे पास नोट्स होते हैं या सिक्के होते हैं, डिजिटल करेंसी जो हम गूगल पे या पेटीएम से हम पेमेंट करते हैं, वो हमारा डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल करेंसी है। अब आप कैश करेंसी में देखिए, अगर कैश करेंसी में आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, 2 का है, फिर 5 का है, 10 का है, 20, 50, 100 का है। 1 रुपया और 2 रुपये के बीच की कोई भी अमाउंट का करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपको पेमेंट करनी है 1 रुपी एंड 27 पैसा, 1.27 रुपीज़ की, तो आप कैश करेंसी का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। दो वैल्यूज़ के बीच की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इनको डिस्क्रीट करेंसी बोल देंगे हम, कि जो हमारी कैश करेंसी वो कैसी है, डिस्क्रीट है। अगर डिजिटल करेंसी की बात करें, हमें कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो आपने देखा होगा कई बार आपका प्राइस होता है 27.23 रुपीज़। इसका मतलब 23 रुपये और 24 रुपये के बीच में जितनी वैल्यूज़ आती हैं उन सब का पेमेंट हम कर सकते हैं। 23 रुपये 24 पैसे का भी कर सकते हैं, 23 रुपये 98 पैसे का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ के बीच की हर वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए कंटिन्यूटी में पॉसिबल है, उसको कंटिन्यूअस करेंसी हम कहेंगे। अब इस कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, इसका हमारी मैक्रो और माइक्रो लेवल पे क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। अगर मान लीजिए हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल पे मैंने एक बॉल यहाँ से फेंकी। अब उस बॉल को मैं एनर्जी प्रोवाइड कर सकता हूँ, 1 जूल भी कर सकता हूँ, 2 जूल भी कर सकता हूँ। 1 जूल और 2 जूल के बीच में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 1.5, 1.75,
1.8, 1.23, जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं उन सारे नंबर्स के इक्विवेलेंट मैं यहाँ से एनर्जी उस बॉल को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसलिए जो एनर्जीज अवेलेबल विद दिस बॉल आर कंटिन्यूअस। पर क्वांटम लेवल पे क्या होता है या फिर माइक्रो लेवल पे क्या होता है, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन एटम है, उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वेयर। n स्क्वेयर यहाँ पे क्या है, हमारी कौन सी ऑर्बिट है। तो अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करें तो E1 आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की जब एनर्जी की बात करेंगे तो या तो एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है, सेकेंड लेवल में हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइक्रो लेवल पे हमारी एनर्जी डिस्क्रीट होती है। तो इस तरीके से ये चार बेसिक डिफरेंसेस जो हमारे हैं मैक्रो और माइक्रो, क्लासिकल और क्वांटम, क्लासिकल और क्वांटम में ये चार डिफरेंसेस हैं जो सारे नियम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने फॉर्मुलेट किए थे। वो एटॉमिक लेवल पे जो घटनाएं घट रही हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए हमें अब एक नए सेट ऑफ रूल्स को फ्रेम करना पड़ेगा जिनको हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक डिफरेंसेस को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किन एक्सपेरिमेंट्स में, किन मॉडल्स में, किन थ्योरीज़ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासिकल मैकेनिक्स की नॉलेज जो है वो कहाँ कैसे फेल हो गई। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर समझने के लिए हम तीन मेन एग्जांपल देख रहे हैं। वो तीन मेन एग्जांपल हैं, पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकंड है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन तीन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम ये समझेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो कैसे फेल हुए। लेट्स टेक वन बाय वन। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम कैसा होता है, कैसा दिखता है, इसके लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट्स द्वारा डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, जैसे कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या फिर नील बोर का जो एटम मॉडल है। नील बोर ने कहा एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ठीक है, अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसके आधार पर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में स्टेबिलिटी के साथ चक्कर नहीं काट सकता,
कहने का मतलब हुआ जो क्लासिकल की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसने नील बोर के इस एटम मॉडल को पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसी कौन सी बात थी क्लासिकल मैकेनिक्स की जिसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया? उससे पहले हम 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो इस टॉपिक के अंदर आएंगे। वैसे तो ये बहुत बेसिक है, पर मैंने ये फील किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बेसिक्स नहीं पता होते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उन 3 बेसिक्स को आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है कि जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ चक्कर काट रहा होता है, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ चक्कर काट रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती। बच्चे समझते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर स्पीड होता तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ज़ीरो होता, पर बेसिक डेफिनेशन में ही जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इस पोजीशन पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस पोजीशन पे इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नीट्यूड भले ही सेम रह रहा है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ओवरऑल वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि वो चेंज हो रही है। दैट्स वाई एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे भी आपको काम आएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन ये होगी, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये होगी। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट में यदि आपका कोई एक पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज अगर स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। और यदि आपका चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो 3 बेसिक्स हमने देखे। एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकंड, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ बॉडी सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और थर्ड है मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। अब इन 3 बेसिक्स को इस टॉपिक में हम कैसे यूज़ करेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स या यूँ कहें क्लासिकल इलेक्ट्रो डायनामिक्स के अनुसार एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज emit energy in the form of electromagnetic क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा या एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये
एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हो गया। और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी एमिट करता है। अगर कोई पार्टिकल अपनी एनर्जी लगातार एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करेगी। अगर डिक्रीज़ करेगी तो वो इस स्टेबल ऑर्बिट में रह नहीं सकता और धीरे धीरे वो पार्टिकल इस न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ये हमारे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसका मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू फ्रेम अ न्यू सेट ऑफ लॉज अंडर द नेम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? यहाँ पर हमने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये समझा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस टॉपिक में सबसे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम इज basically a arrangement of electromagnetic radiations according to wavelength, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। स्पेक्ट्रम हमें समझना है क्या होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यदि हम वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज कर दें या फिर फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज कर दें या फिर एनर्जी के आधार पर अरेंज कर दें तो उस अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ की है, इसके ऊपर ये ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ड्रॉ किया है या अरेंज किया है। अब आप एक यूनिट को मानिए 1000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो 1 2 3 4 ये हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम, 5 6 7 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स की रेंज आपको पता हो तो जनरली 4 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। अब अगर इस एक्स एक्सिस पे मुझे विजिबल लाइट को अरेंज करना है तो वो आ जाएगी इस तरीके से VIBGYOR, विबग्योर। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेड का, तो रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा है, ये 7000 के आसपास है और वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। तो इस अरेंजमेंट को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम समझेंगे कि स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप मान लीजिए कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट पे है, हमने इसके ऊपर
विजिबल लाइट इंसिडेंट कराई, VIBGYOR, ये विजिबल लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराई। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट स्टेट में एक्साइट होके नेक्स्ट स्टेट में जाना है, तो इसके लिए जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है उनमें से किसी एक की एनर्जी इन दो एनर्जी लेवल्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इन सातों में से जिसकी एनर्जी भी इन दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी, वही वाली एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट स्टेट में जंप कर जाएगा। मान लीजिए कि इसने ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हो गया। अब जब ये लाइट इसके थ्रू पास करेगी, ब्लू तो एब्जॉर्ब हो गया, बचे कौन से VIGYOR, ब्लू क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ये VIGYOR। तो हमारा ये वाला जो स्पेक्ट्रम आया ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन किस लिए है कि हमने जो लाइट इंसिडेंट कराई थी उसमें से एक कंपोनेंट मिसिंग है, वो इस सैंपल के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें, अब मान लो कि यही इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आए, तो वो कौन सी लाइट की रेडिएशंस को एमिट करेगा, ब्लू की। तो यहाँ पे जब ये नीचे वाली इसमें स्टेट में आएगा तो एक लाइट एमिट होगी और वो लाइट होगी ब्लू, ना इंडिगो होगी, ना वोयलेट होगी, ना ग्रीन, ना येलो, ऑरेंज, रेड, सब क्रॉस हो जाएंगी, सिर्फ हमारे पास ब्लू लाइट ही दिखेगी। तो एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट में आता है और एक रेडिएशन एमिट होती है, उस रेडिएशन से मिलने वाला स्पेक्ट्रम हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर है? तो अभी तक इस टॉपिक में हमने तीन बातें समझी। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पर हमें अब ये देखना है कि यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को कैसे चैलेंज किया हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम ने। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझिए आप पहले क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है, मान लीजिए हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा में जो हमारा अरेंजमेंट आया है वहाँ पे हमें सिर्फ एक लाइन दिख रही है। क्लियर है? या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमारी एक लाइन मिसिंग है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। क्लियर है? अब आप एक बात फील करके देखिए, मान लीजिए कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारी एनर्जी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के बीच सेंटर पे एक न्यूक्लियस होगा और जो उसके एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट ना होके कंटिन्यूस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सभी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होंगे। क्लियर है? अब आप एज्यूम करके देखो एक बार, अगर सभी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल होते तो जो ये वॉयलेट लाइट थी, जो भी इसकी एनर्जी थी, इसके अंदर जो कि ये एनर्जी लेवल्स इन्फिनिटी तक हैं, कोई भी एक अरेंजमेंट एनर्जी लेवल्स का ऐसा ज़रूर होगा जिनकी एनर्जी डिफरेंस वॉयलेट के बराबर होगी। अगर इसका नहीं होगा तो किसी और का होगा। अगर कंटिन्यूस है तो कहीं ना कहीं दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस वॉयलेट की एनर्जी के बराबर ज़रूर होगा। अगर वॉयलेट की एनर्जी के बराबर होगा तो अगर यहाँ पे हमने 7 लाइन इंसिडेंट कराई हैं तो वॉयलेट भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। विबग्योर के सारे कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर ऐसा हो नहीं रहा। हकीकत में क्या है, हमें ब्लू को छोड़ के बाकी सब मिल रहे हैं। इसका मतलब जो एजम्पशन हमने किया था कि एनर्जी कंटिन्यूस होती है, दैट एजम्पशन हैज़ बीन चैलेंज्ड। किसके कारण? हमने जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम देखा वहाँ पे हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, लेकिन
क्लासिकल के एजम्पशंस के आधार पर कि एनर्जी कंटिन्यूस है उससे वो एक्सप्लेन नहीं होता, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लासिकल मैकेनिक्स का यहाँ पे चैलेंज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी कुछ इस तरह की बात हुई कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर समझा नहीं पाए, इसलिए उसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल्स को लाना पड़ेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।